जय हिंद साथियों एंड जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम आप लोग के बीच बाबू कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, बिलाई हो जाएगा। इस सभी जीवों के बारे में चर्चा करें, कौन कितने साल जीते हैं बाबू। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन जीव कितने साल जीते हैं। अभी अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे बड़ा जीव हाथी है। क्या है? हाथी है। और हाथी बहुत वजनदार होता है और ये भी अपने जनन कर 65 साल एवं 60 वर्ष तक अपने जीवन अवधि को पूरा करते हैं। इतने सालों में अपने जीवन अवधि को पूरा कर लेते हैं। और ये जहाँ भी रहते हैं झुंड में रहते हैं, या जंगल हो या कहीं भी। और जंगली हाथी झुंड में ही अधिकतर रहते हैं। ये देखिए घोड़ा है। घोड़ा का जो अधिकतर आयु है बाबू, औसत आयु, वो आपका 60 वर्ष होता है। जो घोड़े का जो जीवन काल है वो 60 वर्ष तक होता है। प्राचीन काल के समय घोड़े का सवारी करने के लिए राजा महाराजा प्रयोग करते थे। ये देखिए शेर है। शेर का उम्र कम से कम 25 वर्ष होता है, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में वह दुर्बल हो जाता है। इस अवस्था को शेर का ओल्ड एज कहा जाता है। ऐसे तो बच्चों, शेर जंगल का राजा होता है और उसका देखिए एक छोटा सा बच्चा जिससे शेर डर गया। शेर देखिए, शेर डर गया, शेर डरा दिया बच्चे को अपना। इसीलिए शेर का जो जीवन अवधि है वो 25 वर्ष है। अब बाबू हम लोग तितली की बात करते हैं। किसको? तितली, बटरफ्लाई। देखिए, ये तो दिखने में तो बहुत अच्छा और प्यारा होता है, लेकिन कहा गया है बाबू कि इस दुनिया में जो अच्छे और बहुत अच्छे लोग होते हैं उनकी जीवन अवधि ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। जो भी मतलब अच्छा चीज होता है वो ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहता है। तितली अपना जीवन काल 1 से 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है और ये दिखने में भी सुंदर लगती है। जब देखिए गर्मी का जब मौसम आता है तो पूरे वातावरण में तितली उड़ने लगती है। क्या उड़ता है बाबू? तितली उड़ता है और उसको देखने से सुहाना भी लगता है, अच्छा लगता है। तो इसका जो जीवन जो है बाबू वो आपका कितना है? 1 से 2 सप्ताह है। कितना है? 1 से 2 सप्ताह। ऐसे तो तोते का तो कई सारे प्रजाति होते हैं, लेकिन तोता में एक प्रजाति जो है बाबू जो अपना पूरा जीवन काल 140 वर्ष तक इस दुनिया में व्यतीत करता है। ऐसे तोता पालतू भी होते हैं और तोता जंगली भी होते हैं, लेकिन जो पालतू तोते होते हैं उनका जीवन अवधि ज़्यादा नहीं होता है। 30 से 40 वर्ष, नहीं तो 20 से 25 वर्ष। मतलब सभी तोते का जीवन अवधि उतना नहीं है, लेकिन एक प्रजाति में है जो 140 वर्ष तक अपना जीवन को व्यतीत करता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग बंदर पे बात करते हैं। क्या? मंकी पे। बंदर का जो जीवन काल होता है वो 26 वर्ष की होती है। कितना का होता है बाबू? 26 वर्ष की होती है। ये 26 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल को व्यतीत कर लेते हैं। बंदर बहुत चंचल जीव है बाबू। ये बंदर बहुत चंचल जीव हैं। ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी भी बंदर प्रजाति से ही आते थे। अब देखिए बाबू, अब हम लोग कछुए पे बात करेंगे। कछुआ 150 से 2 वर्ष की होती हैं। मतलब 200 वर्ष तक अपना जीवन काल व्यतीत करती हैं। कछुआ जो है बाबू वो अपना जो अंडा है जो है जल में नहीं, पानी में नहीं, मतलब सतह पर आकर, भूमि पर आकर देती हैं और अपने पीछे वाला पाँव से गड्ढा कर कर उसी में अपने अंडे को क्या करती है? दे देती है। इसीलिए कछुआ का जो उम्र जो है, जीवन काल जो है, 150 से 200 वर्ष तक की मानी गई है। लगभग यही होता है। और ये अपना प्रजनन कुछ इस तरह सतह पर देते हैं। समझे बाबू? देखिए, ये अंडे दे रही है कछुआ। तो कछुआ जो अंडे देती है वो भूमि पर आकर देती है। और इसी तरह के कुछ और जीव हैं बाबू। के बारे में, किसके बारे में बाबू? प्रजनन। किसके बारे में जानेंगे? प्रजनन के बारे में। प्रजनन, प्रजनन जिसको हम लोग जनन भी कह सकते हैं। क्या बाबू? जनन भी कह सकते हैं। इसको बाबू जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी का जो शब्द है बाबू, जो अंग्रेज वो बोलता है, वो बोलता है REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन।
अब देखिए बाबू, जो जनन जो क्रिया है, जनन की जो क्रिया है वो दो तरह से संपन्न होती है। देखो बाबू, जनन की जो क्रिया है वो दो तरह से संपन्न होती है। पहला होता है बाबू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? ए सेक्सुअल REPRODUCTION ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग बाबू हिंदी में बोलते हैं, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बच्चा? अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और फिर एक होता है बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। SEXUAL सेक्सुअल REPRODUCTION ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग बाबू हिंदी में जो बोलते हैं वो हम इसको बोलते हैं बाबू लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बच्चा? लैंगिक जनन। अब देखिए बाबू, हम लोग को जनन में मतलब प्रजनन, जो क्रिया प्रजनन होती है, प्रजनन मतलब होता है बाबू अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए इस पृथ्वी पर या इस संसार में जितने भी जो जीव हैं वो जनन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? जनन करते हैं। पहला अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बच्चा? लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए अलैंगिक जनन जो है बाबू, अलैंगिक जनन वो 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू? 6 तरह के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। पहला जो है बाबू आपका होगा विभाजन। किसको बोलते हैं? विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में फिजन। क्या बोलते हैं बच्चा? फिजन। FISSION फिजन। अब इसके अंतर्गत जो मतलब इसके अंतर्गत होते हैं बाबू पहला, अब इसके अंतर्गत 2 आ जाता है बाबू। एक आता है द्विविभाजन। क्या आता है? द्विविभाजन, जिसको बोलते हैं बाइनरी, BINARY, बाइनरी फिजन, FISSION बाइनरी फिजन। क्या होता है बाबू? एक होता है आपका बाइनरी फिजन और एक होता है, एक आपका होता है बाबू, एक होता है बहुविभाजन। क्या होता है बाबू? विभाजन, जिसको बोलते हैं बहुविभाजन को बोलते हैं हम मल्टीपल फिजन। MULTIPLE मल्टीपल फिजन, FISSION मल्टीपल फिजन, ठीक ना। अब देखो बाबू इसमें 2 है, ठीक ना, लेकिन ज्यादातर हम लोग को पढ़ना है द्विविभाजन। क्या पढ़ना मिलेगा बाबू? द्विविभाजन। ऐसे भी द्विविभाजन है, लेकिन बहुविभाजन है जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। और बहुविभाजन जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मल्टीपल फिजन। जब आपको मच्छर अगर काट लेता है तो वहां पे मच्छर जब काटता है बाबू तो वहां पे प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देता है। अब प्लाज्मोडियम बहुत तीव्र गति से क्या करता है बाबू? अपना जनन की क्रिया को संपन्न करता है और बहुत तीव्र गति से ही मतलब बच्चे को, अपने ही जैसे संतति को बहुत जल्दी रीग्रोव करता है, रीग्रोव, और इतना तेजी से प्रजनन का कार्य करता है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि मच्छर काटने से आपके हाथ या पैर में सूजन आ जाता होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है बाबू? खत्म हो जाता है। अब देखिए जो दूसरा जो है बाबू, दूसरा पढ़ना है हमको बीजाणु जनन। क्या पढ़ना है बाबू? बीजाणु जनन। इसको बोलते हैं बाबू एस्पिरुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एस्पिरुलेशन। इसको नाम है SPORULATION एस्पिरुलेशन। और फिर आपका जो थर्ड है बाबू उसको हम लोग को जानना है, थर्ड नंबर है वो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। क्या है? मुकुलन, जिसको हम लोग बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग, BUDDING बडिंग।
और फिर आपका चौथा नंबर है बाबू, चौथा नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा नंबर को बोलते हैं बाबू कल्लिका। क्या बोलते हैं? कल्लिका, कल्लिका बोलते हैं। और एक कल्लिका को हम लोग अंग्रेजी में जो बोलते हैं बाबू वो बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं? जेम्यूल, JEMMULE, जेम्यूल। और फिर पांचवा नंबर है आपका बाबू, पांचवा नंबर है वो है आपका खंडी भवन। क्या है? खंडी भवन, जिसको बोलते हैं बाबू खंडी भवन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन। और फिर आपका जो छठा नंबर है बाबू उसको हम लोग पढ़ते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या बोलते हैं बाबू? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का जो अंग्रेजी शब्द है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? रीजनरेशन, REGRATION, रीजनरेशन। आपका जो अलैंगिक जनन है वो 6 तरह से घटित होता है। कितने तरह से होता है बच्चा? आपका लैंगिक जनन 6 तरह से घटित होता है, ठीक ना? इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। और जैसे लैंगिक जनन की बात करेंगे बाबू तो लैंगिक जनन हम लोग मतलब जब अलैंगिक को अगर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी हम लोग लैंगिक पे क्या करेंगे बाबू? चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर, जनन होता क्या है इसके बारे में भी तो जानना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन जिसको हम लोग बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ASEXUAL, एसेक्सुअल, REPRODUCTION, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अलैंगिक जनन आखिर होता क्या है बाबू? अलैंगिक जनन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह के जनन में केवल लिखेंगे यहाँ पे कि इस तरह के जनन में केवल, इस तरह के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। इस तरह के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक ही जीव भाग लेते हैं जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जरूरी नहीं है। अलैंगिक जनन भी कहते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें जो होगा बाबू वो होगा आपका कि इस तरह इस विधि में जीव अपने समान या हूबहू इस विधि में जीव अपने समान या हूबहू नए संतति को, किसको बाबू? संतति को या संतान को जन्म देते हैं, समझे? इस विधि में अपने समान या हूबहू नए संतान को क्या करते हैं बाबू? जन्म देते हैं। किस विधि में? अलैंगिक जनन में। किसमें? अलैंगिक जनन में। इस तरह के जनन तथा जनक संतानों में कोई अनुवांशिक, अब लिखेंगे कि इस तरह के जनन में जितने भी संतान उत्पन्न
होते हैं, इस तरह के जनन में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं, जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं उनमें उनमें अनुवांशिक तथा उन जीवों के कई लक्षण एक ही जैसा होता है। इसे हम क्लोन या रेमेट भी कहते हैं। इसे हम लोग क्लोन या रेमेट भी कहते हैं। जैसे देखिए एसेक्सुअल जनन, इस तरह के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस विधि में जीव अपने समान या हूबहू अपने जैसा संतान को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। फिर है कि इस तरह के जनन में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं उनमें अनुवांशिक तथा उन जीवों के कई लक्षण एक ही जैसा होता है। इसे हम क्लोन या रेमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन या रेमेट भी कहते हैं। तो आई होप कि इसको आप लोग नोट कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विविभाजन के बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू? द्विविभाजन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? द्विविभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। लिखते हैं हम लोग, पहला लिखते हैं बाबू द्विविभाजन। क्या लिखेंगे? द्विविभाजन, विभाजन, द्विविभाजन। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बाइनरी फिजन, BINARY, बाइनरी फिजन, FISSION, बाइनरी फिजन। ठीक ना? इस तरह के मतलब जीव में इस तरह का जो जनन है बाबू वो प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाए जाते हैं। कौन संघ के? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि जनन की यह विधि, जनन की यह विधि जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में, प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए बाबू, इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। मतलब इस संघ के जो जीव होते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। द्विविभाजन के समय यहां पे लिखेंगे बाबू कि द्विविभाजन के समय
किस विभाजन के साथ? द्विविभाजन के समय, समझ गए? द्विविभाजन के समय इन जीवों द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा बाबू? सूत्री विभाजन द्वारा द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर किसके द्वारा? सूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संतानों में बट जाता है। क्या होता है बाबू? बट जाता है। दो समान गुणों वाले संततियों में क्या होता है? बट जाता है। क्या होता है? बट जाता है। इसी कारण यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करेंगे बाबू, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम लोग कि इसी कारण, लिखेंगे यहाँ पे, इसी कारण प्रोटोजोआ संघ के जीवों का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। समझे? अब देखिए, एक बार इसको देखिएगा बाबू कि द्विविभाजन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा? बाइनरी फिजन। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन संघ के जीवों में पाया जाता है? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में पाए जाते हैं। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? एक कोशिकीय होते हैं। और द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संतानों में बट जाता है। इसी कारण प्रोटोजोआ संघ के जीवों के प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और ये अमर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी संसार में एक कोशिकीय जीव हैं वो सभी क्या है बाबू? अमर हैं। क्या है? अमर हैं, मतलब जीवित है। उनको कोई नहीं हरा सकता, नहीं कोई मार सकता है। समझे? तो इसीलिए उनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है। क्या होती है बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे मान लीजिए कि दिल मेरा खराब हो गया तो दिल को ट्रांसफॉर्मेशन करके नया दिल को क्या किए? कन्वर्ट हैं, तो आपका मोबाइल एकदम पूरा क्लीन चलने लगता है। उसी तरह एक कोशिकीय जीव है जो अपने आप को रीसेट मार के नए जीव में परिवर्तित कर लेते हैं और वे फिर उनको कुछ नहीं होता, फिर से वो वयस्क और किशोरावस्था में चले जाते हैं और फिर से जन्म करते हैं। मतलब इसमें जो जनन की क्रिया है ना एक कोशिकीय जीवों में, मतलब जो जिसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, तो इसमें मतलब जो जीव होते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपना को ट्रांसफॉर्मेशन करके रीजनरेशन द्वारा नए संतान को उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक ना? तो ये आपका बाइनरी फिजन का रहा बाबू, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए, जैसे में लिखना है अमीबा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, समझे? और ईटीसी, इसे आप लोग नोट कीजिए। जैसे देखिए कि आपने देखा कि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में द्विविभाजन की क्रिया संपन्न होती है। किसमें बाबू? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में द्विविभाजन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे बाबू, अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे मार्कर जी। अब देखिए, अब देखिए कि ये आपका अमीबा है। क्या है बच्चा? अमीबा है। एक छोटी सी चित्र अमीबा का बनाते हैं। ठीक ना? अब जो अमीबा जो है बाबू,
इसके बीचों बीच में केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और यहाँ पे जो है आपका केंद्रक है, और ये जो है आपका डीएनए है। क्या है बच्चा? डीएनए है। और जो इधर जो साइड में जो भरा हुआ है, ये जो ब्लू टाइप से जो भरा हुआ है बाबू, जिसको हम भर रहे हैं, इसको हम लोग आप लोग बोलिएगा जीव द्रव है। क्या है बच्चा? ये आपका जीव द्रव है। अब देखना है कि सूत्री विभाजन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। ठीक ना? किसकी कौन सी क्रिया बाबू? सूत्री विभाजन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, समझे? अब देखिए, ये जो आपका जो है बाबू, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। और केंद्रक के बीचों बीच में ही डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? डीएनए पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका है, इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक। और ये जो है आपका बाबू केंद्रक है। क्या है? केंद्रक, केंद्रक है। और यहाँ पे जो आपका है ये है डीएनए। क्या है? डीएनए है। ठीक ना? और जब देखिए केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। कहाँ पे बाबू? केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक ना? अब देखिए, जब इसमें जब एक क्रिया जो होती है बाबू, तो कुछ इस तरह से इसमें क्या होती है ना, कि आपका जो अथी जो रहता है, यहाँ पे केंद्रक जो रहता है, केंद्रक से डीएनए तथा क्या बोला जाता है? डीएनए और क्या बोलते हैं उसको? डीएनए और न्यूक्लियस का विभाजन होता है। किसका बाबू? डीएनए और न्यूक्लियस का क्या होता है? विभाजन होता है। यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे आपका डीएनए है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा बाबू? डीएनए को कुछ इस डमरू नुमा आकार से, कैसा आकार बाबू? डमरू नुमा आकार से विभाजित होगा डीएनए। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे होगा आपका, देखिए कुछ इस तरह से होगा बाबू। जैसे देखिए डीएनए जो है, जिसको केंद्रक बोलते हैं, वो इस तरह से होगा आपका, इस तरह से डमरू नुमा आकार का रहेगा। ठीक ना? और इसमें आपका डीएनए भी क्या होगा? इसमें बाबू विभाजित होगा। डीएनए भी क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक ना? और जिसमें अगर डीएनए का अंश या केंद्रक का अंश नहीं रहेगा, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा बच्चा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये जो आपका है, जिस तरह से इसका जो विभाजित हुआ है, उसी तरह से जीव द्रव का भी विभाजन होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम के कुछ जीव जो ऐसे जो जीव हैं, जिनमें केंद्रक तथा जीव द्रव्य का भी समसूत्री विभाजन द्वारा अलग हो जाते हैं। किसके द्वारा बाबू? समसूत्री विभाजन द्वारा अलग हो जाते हैं। ये दोनों जो है, इसको डाउटर सेल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? डाउटर सेल भी कहेंगे। ठीक ना? साथ ही इसको पुत्री कोशिका भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका भी कहेंगे। ठीक ना? अब देखिए, जब दोनों पुत्री कोशिका जब अलग होंगी, क्या इसको बोलेंगे बाबू? पुत्री कोशिका भी बोलेंगे, केंद्रक भी बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, लेकिन जीव द्रव हम लोग इसको बोलेंगे। जब जीव द्रव और केंद्रक या डीएनए का जब आपस में क्या होता है, जब कनेक्शन जब टूटता है, अलग होते हैं, तो दो नए अमीबा या नए पैरामीशियम का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। क्या होता है? नए पैरामीशियम का निर्माण होता है। कैसा होता है? नए पैरामीशियम, जिसको हम लोग डाउटर सेल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? डाउटर सेल भी कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, आपका केंद्रक में तो डीएनए पाया गया। ठीक ना? जीव द्रव, ठीक ना? जीव द्रव भी हो गया। और यहाँ पे जब जीव द्रव जब अलग हो गया पूर्ण रूप से बाबू, क्या हो गया? पूर्ण रूप से जब अलग हो गया, तो क्या हुआ? नए अमीबा। और इस तरह का जो जनन जो है बाबू, आपका पैरामीशियम में भी संपन्न होता है। कहाँ पे भी होता है? पैरामीशियम में भी संपन्न होता है। समझे? हमको उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पूरा समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना, सर बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो देखो बाबू, यहाँ पे आपका डीएनए होता है, यहाँ पे होता है। ठीक ना? अब देखिए इस सूत्र, जैसे ये जब परिपक्व हो जाते हैं, क्या होते हैं बाबू? जब परिपक्व हो जाते हैं, तब ये जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। किसकी क्रिया को संपन्न करते हैं बाबू? जनन की क्रिया। परिपक्व मतलब क्या? आप लोग को हम पढ़ाए थे ना, किशोरावस्था, परिपक्वता, जिनारता, उसके बाद
प्राकृतिक मृत्यु। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है बाबू आपका नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे किस क्रिया संपन्न हो रही है बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया। कौन सी क्रिया? ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया। क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो जा रहा है। एगो रूम जैसे एगो शर्ट हमार फट ले बाबू तो दूसरा नया शर्ट पहन ली तुरंत। लेकिन हम तो हैं वही आदमी, हम तो हैं वही ना। एगो शर्ट फटी थी दूसरा पहन ली थी तो कौन क्रिया? ट्रांसफर कर ले चल जाती है, एगो पर एगो, एगो पर एगो। तो ये सब ऐसा जीव है ना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिया के अपना ले। कौन क्रिया? ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिया के अपना लेते हैं। और इसी तरह से एक में होता है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में यहाँ पे लिख दो बाबू हेडिंग में, अमीबा में जनन, अमीबा में जनन, जनन, समझे? कुछ इस तरह से इसका हेडिंग होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वो जो मैंने पहले लिखवाया था उसके नीचे इस फिगर को बना लेना है और लिख देना है अमीबा में जनन। अमीबा तथा पैरामीशियम में बाबू कुछ इसी तरह से जनन की क्रिया संपन्न होती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बीजाणु जनन के बारे में, जिसको एस्प्रूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एस्प्रूलेशन कहते हैं।